इसका कारण भी हमने बाबा की मुरलियों में सुना हुआ है कि अभी कली के महाविनाश में, जैसे हमने मम्मा डे की मुरली में भी सुना। मम्मा ने कहा कि अगर हम सीधी उंगली पकड़ के नहीं चलेंगे बाबा के साथ, तो नाक पकड़ के भी बाबा हमें साथ ले जाएगा। तो मच्छरों सदृश आत्माएं तो चली जाएगी घर, लेकिन हमारे जो शरीर है वो इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। और जब मिल जाएंगे तो कितनी अच्छी और कितनी बेहद क्वांटिटी में इसी धरती माँ को खाद मिल जाएगी। तो ये खाद वाली उपजाऊ जमीन बन जाएगी सतयुग के अंदर, जिसमें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इतनी सुजलाम और सुफलाम वो धरणी माँ बन जाएगी, क्योंकि बाबा कहते हैं कि आपके एक एक के महल 25-25 किलोमीटर की एरिया में रहेंगे, और उसी रेंज में आपका बगिया भी होगा, उतनी ही रेंज में आपकी खेती भी होगी। तो इतनी सारी खेती के बाबा कभी कभी फूलों का या फलों का भी हमें बताते हैं कि कितने अच्छे अच्छे बड़े बड़े रसदार फल होंगे वहाँ पर, और अच्छी अच्छी रूप रंग खुशबू वाले फूल भी वहाँ पर होंगे। तो इस तरह से उसी खेती के अंदर किसी भी प्रकार का कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, लेकिन बहुत आसानी से वहाँ की खेती होगी। और वो वाली जो उपज या फसल है जो हम देवी देवताओं के रूप में खाएंगे, उसको सेवन करेंगे, तो हमारी काया भी निरोगी बन जाती है, और उसी कारण से हमारी आयु भी लंबी रहती है वहाँ पर। साथ ही साथ जैसा अन्न वैसा मन, तो उस हिसाब से भी ये सात्विक अन्न होता है, स्वादिष्ट और पौष्टिक भी होता है। उसी कारण देवताओं के मन वैसे भी बलवान है, सच्चे हैं और खुशियों से भरे हुए हैं, लेकिन इसी अन्न का प्रभाव दैवी मन पर भी और असर करता है, जिसके कारण उनके मन, देवताओं के मन और खुशहाल बने बने रहते हैं। तो इस प्रकार से ये प्राकृतिक खेती, जो कि प्रॉपर खेती है, जो मूल खेती है, यही खेती आज की डेट में हम बनाना चाहते हैं, और बाबा हम सभी से बनवा रहे हैं। नेक्स्ट। उसके बाद ये प्राकृतिक खेती लगभग 2500 साल तक चलती रही, सत और त्रेता के अंदर। लेकिन जैसे द्वापर शुरू हुआ और ऋषि मुनियों का जन्म हुआ, तो ऋषि माना है ही तपस्वी। तो उन तपस्वी ऋषियों ने जो तपस्या की, जो तप किया, जाप किया, प्रभु की जो स्मृति की, उसकी जो साधना की, बाबा की मुरलियों में ये भी हम सुनते हैं कि द्वापर वाले पहले पहले जो ऋषि थे वो बहुत सतो प्रधान थे और सच्चे दिल वाले थे। जबकि वो भगवान कौन है जानते नहीं थे, तो वो कहते थे कि नेति नेति, हम नहीं जानते हैं। तो जो सच है, वास्तव है, वो बताते थे, इसलिए उनके अंदर वो भी एक ताकत रहती थी। तो ऐसे ऋषियों ने जो तप किया, तो उसी तप के माध्यम से निकलने वाले जो तरंग थे, वो जो प्रकंपने थी, उन प्रकंपनों से निसर्ग या वनस्पति या जानवर, पशु पंछी भी चार्ज हो जाते थे। हमने ये भी सुना है कि जैसे हाथी है, बहुत गुस्से में आया, या जो हिंस्र पशु है, बाघ है या लॉयन है, तो वे भी जब ऋषियों के पास आ जाते थे तो आकर के शांति से बैठ जाते थे। मना इतनी ताकत उनके तप के अंदर थी कि वो, उनका गुस्सा भी शांत हो जाता था जानवर आदि का। तो इस प्रकार से ऋषियों के तरंगों से
जो धरती या तत्व या वनस्पति चार्ज हो जाते थे, तो उसको कहते हैं ऋषि कृषि पद्धति। तो इसमें मैं एक स्टोरी छोटी सी बताना चाहूँगी आपको कि नाइल नदी के किनारे पर एक ऋषि रहते थे और उसी पड़ोस वाले गांव से उनके पास 4 युवक आ गए। तो उन यूथ ने उनको बताया कि हमें आपके पास रहना है और साधना करनी है, हमें आपका चेला बनना है। तो उन्होंने रख लिया अपने पास उनको और उनको सेवा दी कि भी आपको कुटिया के कुटिया की सफाई करनी है, कुटिया के आसपास आजू बाजू की सफाई करनी है, फल तोड़ के लाने आदि आदि। तो लगभग 10-12 दिन के लिए ये सेवा उनको दे दी और वो भी सेवा में लग गए। बड़े प्यार से वो सेवा करते रहे। जब उनकी सेवा पूरी हुई 10-12 दिन के बाद वापस वो अपने ऋषि के पास आए और कहा कि अभी हमारी तपस्या पूरी होगी, आगे हमें बताओ क्या करना है। तपस्या नहीं, उन्होंने कहा हमारा काम पूरा हो गया। फिर उस ऋषि ने कहा कि ठीक है, आपका काम पूरा हुआ ना, अभी 8 दिन के लिए आपको जो चाहे और जैसे चाहे आपको जो करना है करो। मैंने उनको फ्री छोड़ दिया, जैसे उन्होंने तो फ्री छोड़ दिया तो उन्होंने जैसे पहले वाला काम था वो करते रहे 2-4 दिन तक। फिर उसके बाद उनके अंदर लूजनेस आती गई, ढीलापन आता गया और उन्होंने वो धीरे धीरे करके वो भी काम करना छोड़ दिया, जैसे कि आलसी हो गए वो। 8 दिन बाद वापस आए तो ऋषि ने पूछा कि भाई आपके पहले वाले 15 दिन और अभी वाले 8 दिन कैसे गुजरे। तो उन्होंने कहा कि पहले वाले तो बहुत अच्छा था, हम बिजी रहे तो हमें अच्छी फीलिंग रही, लेकिन जैसे आपने बताया ना कि भी आपको जो करना है करो, तो हम क्या हो गए, हम ढीले हो गए, हम आलसी हो गए, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऋषि ने बताया कि यही बात है कि आपने जो 15 दिन काम किया वही आपकी तपस्या थी, वही आपकी साधना थी। तो जो कृषक है, जो किसान है, वो खेती में जो पसीना निकाल के काम करता है, दिन रात उसी खेती में काम करता है, तो वही उसकी साधना है, वही उसकी तपस्या है। और इसीलिए इसी खेती को कहा जाता है, जैसे कि वो ऋषि बन गया तो इसके कारण इसको ऋषि कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद आई सेंद्रिय कृषि पद्धति। इस सेंद्रिय कृषि में जो नेचुरल खाद होती है, जैसे हरी खाद है, केचुए की खाद है, या जो भी गऊ की खाद है, गोबर गोमूत्र आदि होता है, तो ये नेचुरल जितनी भी है वो खाद इसी में डाल करके कोई ज़मीन पर बिछाता है, फिर बाद में हल चला के उसको मिक्स कर देते हैं। और कोई है कि जो ज़मीन में ही डाल करके सीधा पेड़ के जो जड़ें होते हैं उसी में डाल करके ये खेती की जाती है, सेंद्रिय कृषि पद्धति। नेक्स्ट, इसके बाद अभी जो हम देख रहे हैं, प्रैक्टिकल में भी सारी दुनिया कर रही है, रासायनिक खेती पद्धति। और ये पद्धति आई लगभग दूसरे वॉर के बाद, जबकि अकाल पड़ा हुआ था और उसी वॉर के अंदर जो फॉस्फरस बना हुआ था मारने के लिए लोगों को, लेकिन वॉर के बाद भी वो बहुत सारा बच गया फॉस्फरस। तो अभी उसको कहाँ पर यूज़ किया जाए, तो उसको खेती में डाल दिया। और खेती में भी जो डालना था वो चुटकी भर डालना था, टॉनिक के हिसाब से। और जब किसानों ने वो टॉनिक के हिसाब से डाल दिया और उन्होंने रिजल्ट पाई उसकी कि फसल बहुत अच्छी आ रही है, पूरा खेत फसल से भरा हुआ है, मतलब उसकी क्वांटिटी भी बढ़ गई। तो किसान को देखो जैसे लाभ मिलता जाता है तो क्या होता है, इंसान का
लोभ क्रिएट हो जाता है। तो किसानों का भी लोभ बढ़ गया और इतना सा जो खाद उसको डालना था, उन्होंने क्या किया, मुट्ठी मुट्ठी भर करके, इतना ज़्यादा भर करके डालना शुरू किया। और अभी इन दिनों तो हम देखते हैं कि बोरियों से डालते हैं। इसके हाथ में, चलो ये क्या बोलते हैं इसको, पार्टी बोलते हैं। हाँ? तो ये दिखाया है, लेकिन एक्चुअली आजकल हम देखते हैं कि बोरियां ही डाल देते खोल करके। बड़े बड़े ट्रक्स या ट्रॉलीज भर करके ये खाद मंगाते हैं और इतना पैसा खर्चा करते हैं इसके पीछे। और ये डालने के बाद जो उनको फसल मिलती भी है, तो जो विष डाला हुआ है धरती के अंदर, जहर तभी दिया जाता है किसी को मारना होता है। तो हम अपनी माँ को जैसे कि मार रहे हैं, और फिर उससे मिलने वाली जो उपज है, जो फसल है, वो हमारे पेट के अंदर चली जा रही है। और वैरायटी जैसे कैंसर जैसी महाभयानक बीमारियां बढ़ती जा रही है। हर डिसीज इसी के कारण ही बढ़ रहा है। हमारी मनीषा बहन जहाँ रहती है शिरोल में, तो उसी शिरोल तहसील में 3,000, 30,000 लोग कैंसर, जी, मिट्टी में, मिट्टी में ही कैंसर के बीज है। तो लगभग 30,000 आत्माएं कैंसर से पीड़ित हो गई। एक मास का मैं समझती हूँ रिजल्ट था, एक मास के अंदर इतने लोग कैंसर से पीड़ित ग्रसित हो गए। और अभी तो वो बोल रही है कि मिट्टी में ही कैंसर के बीज है, तो देखो क्या होता होगा। तो इस प्रकार से डिसीजेज भी बढ़ती जाती हैं, और फिर पेशेंट बन के वो डॉक्टर के पास तो जाएगा ही, और डॉक्टर कोई हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में तो चेक या ट्रीटमेंट नहीं करेगा, तो वहाँ भी उसको पैसा देना पड़ रहा है। तो खाद के लिए इतना पैसा खर्च कर रहा है, प्लस उसी खाद से जो मिलने वाली फसल है उसी से शरीर बिगड़ता जा रहा है। और शरीर की हेल्थ बिगड़ रही है, तो डॉक्टर के पास जाकर के भी वो पैसा खर्च कर रहा है, तो उसकी जेब क्या है, खाली ही है। इतनी मेहनत के बाद भी उसके पास पैसा हाथ में नहीं है, और उसी के कारण फिर उसको स्ट्रेस आ जाता है, उसका तनाव बढ़ जाता है। और तनाव से फ्री होने के लिए फिर वो व्यसनाधीन हो जाता है, नशीले पदार्थों सेवन करना शुरू कर देता है, या तो वो सुसाइड करना शुरू कर रहा है। तो ये सारा दुष्ट चक्र है जिसमें आज किसान फंसा हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो रासायनिक खेती है, जिसके ज़रिए सारे घाटे ही घाटे हैं, हर प्रकार का स्वास्थ्य इसी से बिगड़ता जा रहा है। नेक्स्ट, फिर है जैविक खेती। ऐसे तो सेंद्रिय और जैविक खेती के अंदर ज़्यादा अंतर नहीं है। सेंद्रिय खेती में हम नेचुरल खाद डालते हैं, और जैविक खेती के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं, एक्चुअल मिट्टी में ये बैक्टीरियाज ऑलरेडी होते हैं, लेकिन ये केमिकल वाली खेती के कारण किसान ने सारे बैक्टीरियाज को मार दिया है, ख़त्म कर दिया है। धरती जैसे कि पथरीली बना दी है, तो उसमें जीवाणु अभी नहीं है। तो किसान बाहर से खरीद करके ये जीवाणु डाल करके ये खेती कर रहा है, जिसमें हम देखते हैं कि केचुआ है, किसान का मित्र बोलते हैं उसको, लेकिन उसी को भी मारा गया है। अभी खास उसके बेड बनाए जाते हैं, कितना पैसा उसके लिए भी वो खर्च कर रहा है। और बाकी भी बहुत सारे बैक्टीरियाज है जो कि खरीद के वो खेती में डाल करके फिर ये खेती की जा रही है। नेक्स्ट, फिर है कुछ ऐसे किसान हैं कि जो धर्म को या अध्यात्म को मानते हैं,
तो वो मंत्रों के साथ खेती कर रहे हैं। हम ये साइंस तो जानते ही है कि हमारी वृत्ति से वायुमंडल बनता है, हमारी वार्ता से भी वातावरण बन जाता है। तो जब मंत्र उच्चारण होता है तो उस समय भी उसी उन्हीं शब्दों से इसी वायुमंडल में तरंग फैल जाते हैं। और मंत्र तो शुद्ध ही होते हैं, उसमें शांति बनी रहती है, उसी से वायुमंडल प्रसन्न बन जाता है। तो ये मंत्र भी उसी खेती को चार्ज करने में बहुत मदद करते हैं। और मंत्र के साथ साथ अग्निहोत्र भी करते हैं, यज्ञ किया जाता है मंत्रों के साथ, और उसी यज्ञ से भी वायुमंडल शुद्ध होने में बहुत मदद मिलती है, जो मदद खेती के लिए भी सपोर्ट करती है। नेक्स्ट, इसके बाद आजकल जो संगीत प्रेमी किसान है वो संगीत के माध्यम से भी खेती कर रहे हैं। इसमें कुछ प्रयोग भी किए गए, जिस प्रयोग को अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, जिनके साथ हमारा एमओयू हुआ है एजुकेशन विंग का, तो उसी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर टीसी सिंह वनस्पति शास्त्रज्ञ है वो, तो उन्होंने देखा कि संगीत के आधार से अगर हम खेती करेंगे, पहले तो उन्होंने फल फूल पर किया, जिसका रिजल्ट उन्हें 20-40 तक % तक मिल गया। उसके बाद उन्होंने धान की खेती पर भी इसका प्रयोग किया, तो उस पर भी उनको 60%, जैसे कि मतलब समय के पूर्व ही जो फूल है, गेंदे के फूल है, समय के पूर्व 15 दिन पहले उनको फूल की मतलब कली जैसे कि निकल रही है, वो प्रयोग में उनको रिजल्ट में मिला। तो उन्होंने कहा कि ये संगीत भी बहुत अच्छा फसल पर मतलब रिजल्ट देने वाला रहता है, प्रभावकारी है। फिर ये कई है कि जिन्होंने नृत्य किया खेती के अंदर, बिना संगीत डांस किया, और उसी डांस से भी खेती डांस करने लगी, उसकी भी ग्रोथ बढ़ती गई। तो उसी साइंटिस्ट का ये कहना है कि जब उसी डांसर ने डांस किया तो उसी डांस के जो तरंग है, स्पंदन है, वो धरती के अंदर चले गए, और उसी धरती में से उन्हीं फसलों तक वो तरंग पास हुए होंगे, और फिर वो फसल ग्रोथ कहो, उपजाऊ कहो, बन गई होगी, ऐसे उनका कहना है। इसीलिए संगीत के साथ भी किसान खेती कर रहे हैं, ताकि उसी में उनका मन भी रमण करता है और तन भी डांस करने लगता है। और जो खेती में काम करते हुए थकान कहो जो आती है, तो उससे भी वो बच जाता है। तो प्यार से खेती हो जाती है, मन भी बिजी हो जाता है। तो इस हिसाब से ये खेती भी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट, इसके बाद जिसकी चर्चा हमारी चल रही है ये है शाश्वत यौगिक खेती। तो इतनी सारी जो खेती हमने देखी, ये क्यों नहीं करनी चाहिए? तो इसका एक कारण ये है कि इन सभी खेती में खर्चे की बात आती है। चाहे आप खाद डालो, चाहे आप संगीत के लिए लाउड स्पीकर लगाओ, या उसके लिए भी जो संसाधन लगते हैं वो अरेंज करो, या अग्निहोत्र करना है तो यज्ञ करो, जो भी है मतलब उसके लिए कोई ना कोई साधन लगते हैं, और उन्हीं साधनों के पीछे हमारा धन भी खर्च होता है, टाइम भी खर्च होता है, और एनर्जी भी लग जाती है। और अभी आज की डेट में इसी खेती की परम आवश्यकता है। जो खेती, जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चा आपकी चढ़ती कला है, आप उतरे हो, अभी लास्ट स्टेप पे हो, तो अभी चढ़ना है, आपको सतयुग की तरफ चलना है। तो इस प्रकार से खेती भी आज लास्ट स्टेप पर है, तो इस खेती को भी हमें चढ़ती कला की तरफ ले जाना है।
हम देखते हैं कि हम विज्ञान और तंत्र ज्ञान के युग में चल रहे हैं, और इसी साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत सारी सुखों की सुविधाएं दी हैं। ढेर सारे साधन हमें उन्होंने दिए हुए हैं। लेकिन आप सभी भाषण करने वाली बहनें हो, जब हम जनरली भाषण भी करते हैं तो पब्लिक को पूछते हैं कि क्या इतना सब होने के बावजूद भी आप संतुष्ट है, आप अंदर से सेटिस्फाइड है? तो क्या जवाब मिलता है? एक भी हाथ खड़ा नहीं करता है, जबकि हम उनको बोलते हैं कि भी आपका हम अभिनंदन करेंगे गुलदस्ता देख करके, लेकिन एक भी नहीं होता है। चाहे वो किसी भी वर्ग का हो और किसी भी स्तर का हो, कितना भी धनवान हो, कुछ भी हो, लेकिन एक भी इंसान पूरे जगत के अंदर आज अंदर से, जिसको हम आत्मसंतोष बोलते हैं, वो धन किसी के पास नहीं है। और हर आत्मा को चाहिए मन की सच्ची शांति, मन का समाधान, और उसको वो ढूंढ रहे हैं। सेम यही हालत खेती की भी है। खेती में भी आज बहुत सारी चीज़ें डाल करके खेती की जा रही है, उपज ली जा रही है, लेकिन खेती संतुष्ट नहीं है। वो धरती माँ हमारे ऊपर खुश नहीं है, वो बेहद दुखी है। कुछ तो मिसिंग लिंक है, जो मिसिंग लिंक को पूरा करने की सेवा में ही हम सभी जुटने जा रहे हैं। तो वो मिसिंग लिंक है प्राकृतिक खेती, जिसको बाबा के घर में बड़ों ने नाम दिया है शाश्वत योगिक खेती। तो ये शाश्वत क्यों नाम दिया गया है? वैसे भी देखो, भारत जैसा अविनाशी खंड है, ऐसे हमारे कृषि और ग्राम विकास प्रभाग भी कैसा है? खंडित है या अखंड है? अखंड है, क्योंकि खेती तो अनादिकाल से चली आ रही है और अंत तक चल ही रही है। तो हमारा प्रभाग ये अविनाशी प्रभाग है, अविनाशी खेती है। तो इसी खेती को शाश्वत इसीलिए कहा गया है कि ये सदाकालीन रहने वाली खेती है। और योगिक खेती इसीलिए कहा गया है। सतयुग में वैसे हम योग नहीं करते थे, किसान योग नहीं करता था, लेकिन आज की धरती को अच्छा बनाने के लिए, उसको उपजाऊ बनाने के लिए, सुपीक बनाने के लिए हमें योग की ज़रूरत है। कल जैसे आदरणीय भाई जी ने कहा कि हमें किसानों से खेती नहीं करवानी है, लेकिन किसानों की मन की जो तार है वो उस मनोहर के साथ जुड़वानी है, और उसके जीवन के अंदर, जीवन की खेती में कर्मों की खेती उनको सिखानी है, और उसके जीवन में सुधार लाना है, उनको शक्तिशाली और चरित्रवान बनाना है। तो इसी उद्देश्य से ही इसी खेती का जन्म हुआ। जैसे कल हमने सुना कि मनीषा बहन का भी एक बहुत बड़ा अनुभव है कि इसका श्री गणेशा कैसे हुआ। समय मिलेगा तो वो कुछ टाइम में बता पाएंगी, आज या कल के दिन में। तो योग माना हम जानते हैं कि आत्मा और परमात्मा, इन दोनों का जब मिलन हो जाता है, मंगल मिलन हो जाता है, और उसी से निकलने वाली जो वेव्स है, तरंगे हैं, वो वेव्स इसी वायुमंडल में फैलती है और वो सृष्टि को चार्ज करती है। बाबा ने हमें मनसा सेवा का बहुत सुंदर माध्यम दिया है, जो इजी भी है और कहाँ भी बैठ कर के हम कर सकते हैं। केवल उसके लिए मन की शुद्धि का होना बहुत ज़रूरी रहता है। तो ये जो राजयोग है, इसी राजयोग को भी हमें हाईलाइट करना है, किसान के बुद्धि में इसको डालना है, उसको बिठाना है कि बिना राजयोग ये खेती हम नहीं कर सकते हैं।
कई लोग अपने पास आते हैं कि भी हमें आपका राजयोग सिखाओ, तो हम बोलते हैं कि भी आप 7 डेज कोर्स करो, तो वो बोलते हैं उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन बिना ज्ञान के हम योग नहीं सिखा सकते हैं। तो कोर्स, जो भी किसान ये योगिक खेती करना चाहता है, उसको कोर्स परम आवश्यक है, कराना ही है। उसके बिना उसको आत्मा परमात्मा का पता नहीं चलेगा, और कैसे कनेक्ट होना है वो विधि भी उसको पता नहीं चलेगी। तो ये योग उनको सिखाना ज़रूरी है। योग का ही इसी खेती के अंदर सारा महत्व है। इसी खेती के लिए योग के अंदर भी प्यार होना ज़रूरी है। ये सारी खेती भावना और दिल का प्यार इसी पर आधारित है। नेक्स्ट। क्योंकि जैसे मनुष्य को भावना होती है, कोई भी आता है तो उसको यही लगता है कि भी घर वाले हमारा स्वीट स्माइल से स्वागत करें, उनके चेहरे पर स्माइल हो, फिर उनके मुख से जो 2 शब्द निकलेंगे, आइए और बैठिए, उन्हीं शब्दों में भी वो शहद जैसी मिठास हो। बस इतनी हर एक की चाहना होती है, तो वो आने वाला व्यक्ति बेहद खुश हो जाता है। इसी जीव सृष्टि के अंदर कोई भी पशु हो, पंछी हो, सांप हो या बाघ भी हो, कुत्ता बिल्ली हो या वनस्पति हो, जानवर हो, हर एक के पास भावना का एक पार्ट है, हर एक के पास है। हम देखते हैं कि यहाँ पर भी कुत्ते पाले हुए हैं। तो कुत्ते क्यों पालते हैं? कुत्ता बहुत ईमानदार होता है, घर की रक्षा करता है। इस प्रकार से आप एक हमारी मनीषा बहन का विषय है, कौन सा पशु वाला, स्वच्छ दूध स्वच्छ मन, उसमें वो बताती है कि भैंसें हैं, गौवे हैं, कैसे उनकी संभाल करनी चाहिए, कैसे उनको प्यार देना चाहिए, उसके साथ कैसे बात करनी चाहिए। तो इस प्रकार से वनस्पति को भी भावनाएं होती है। तो वो भावनाएं आज के किसान में नहीं रही हुई हैं। किसान केवल एक पैसा कमाना है, बिजनेस करना है, बस यही ध्यान में रखते हुए वो आज खेती कर रहा है। खेती के साथ जो दिल का रिश्ता जोड़ना है, रिश्ते का मतलब ही है जिसमें प्यार और सम्मान वाली चीज़ें होती हैं। आजकल मानव के अंदर भी रिश्ता नहीं रहा है, रिश्ते की जगह स्वार्थ ने ली हुई है। तो खेती के बारे में भी स्वार्थ ही काम कर रहा है, और पैसा बुद्धि में रखते हुए किसान जो काम कर रहा है, इसलिए वो खेती भी हमें वो हमारे लिए वो इतना काम नहीं कर पा रही है। तो किसान के लिए ये, किसान के दिल में प्यार का जागृत होना बहुत ज़रूरी है शाश्वत योगिक खेती के लिए। अभी हम सुन रहे हैं कि कई साइंटिस्ट लोगों ने प्रयोग किए हैं वनस्पति के ऊपर। जैसे हम देख रहे हैं कि डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस जी हैं, जिन्होंने वनस्पति पर प्रयोग किए, और उन्होंने कहा कि जैसे मनुष्य को देह के अंदर सारे ऑर्गन्स होते हैं, फेफड़ा है तो हम सांस लेते हैं, पाचन संस्था है तो हमें पेट हजम करता है। तो इस प्रकार से वनस्पति भी बिना फेफड़े वो सांस लेती है, बिना पेट वो हजम करती है, उसको स्नायु नहीं है, फिर भी वो हिलती डुलती रहती है। वनस्पति के पास कोई ज्ञान संस्था नहीं है, लेकिन फिर भी वो संदेश ग्रहण करती है और उन्हीं संदेशों को रिस्पॉन्ड भी करती है।
तो इस प्रकार से उन्होंने एक मशीन बनाई थी कि वनस्पति के अंदर क्या हलचल होती है। और उसी मशीन से उन्होंने देखा कि जैसे कहाँ कुछ आपदा आने वाली होती है, तो उसी पशु का या पंछी का जब अंतिम घड़ी होती है मरने की, तो उस टाइम वो पशु पंछी ना हबकते हैं, डरते हैं, हबकते हैं। इस प्रकार से वनस्पति में भी एक क्रिया होती है। जब भी उसको कभी काटा जाता है या आपदा आ जाती है, उसमें वो गिरने की संभावना होती है, तो वनस्पतियां भी हबकती है। तो इस प्रकार से हमें वनस्पति को बहुत प्यार देना है, उसी के साथ हमें सुसंवाद साधना है। नेक्स्ट, इसके बाद है ल्यूथर बर्बैक, एक अमेरिकन ये साइंटिस्ट है कि जो इसको बोलते हैं वनस्पति का जादूगर। नेचर का बहुत प्रेमी था और बहुत अच्छा निसर्ग के साथ वो प्यार करता था, उनके साथ बात करता था। तो कैक्टस था जिसको हम न्यूडुंग बोलते हैं, और कैक्टस को सारे कांटे होते हैं, वो उसकी सुरक्षा के लिए होते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि कैक्टस के साथ बात करते करते उसने कैक्टस को कहा कि तू तेरे जो कांटे हैं वो निकाल ले। बड़े प्यार से बताया, जिगरी प्यार से। और देखो उसी कैक्टस ने उसकी बात को मान लिया। कांटे निकालने के लिए वो तैयार हो गया। फिर एक दिन क्या हुआ, वो डेट भी उन्होंने बताई, 19 अप्रैल 1906 में बड़ा भूकंप आया, अर्थक्वेक हुआ अमेरिका में। उसमें सैन फ्रांसिस्को जो सिटी है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गई। और जहाँ से वो अर्थक्वेक का सेंटर पॉइंट था, उसी के पास में ही बर्बैक का मकान था, और कांच का मकान था। लेकिन आप वंडर खाएंगे कि कांच का झरोका भी टूटा नहीं, इतनी सी कांच भी नहीं टूटी। तो बर्बैक ने कहा कि ये किसका प्रभाव है? मैं जो निसर्ग के साथ इतना प्यार करता हूँ, उनके साथ बातें करता हूँ, उनके साथ मैं संबंध रखता हूँ, रिश्ता रखता हूँ, उसी का प्रभाव माना मेरा घर उसी में भी बच गया, उसी भूकंप में। तो इतना भी असर वनस्पति को अगर हम प्यार दें, तो हमें तो संभालती ही है, लेकिन हमारा जो है, जिसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्योंकि मनुष्य ऐसी आपदा में खुद को भी बचाना चाहता है और अपनी जो संपदा है उसको भी बचाने की उसकी भारी कोशिश रहती है। तो ये जो निसर्ग है हमें बहुत अच्छी साथ देता है। नेक्स्ट, इसके बाद है जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर। तो कार्वर ने क्या किया, इसने भी प्रयोग किया, कई सारे प्रयोग किए वनस्पति पर। और जब उन्होंने प्रयोग के रिजल्ट बताए लोगों को, तो लोगों ने उनसे पूछा कि आपने ये जो अनुभव किए हैं और प्रयोग किए हैं, क्या ये प्रयोग और अनुभव हम भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है? तो कार्वर ने क्या किया, उनके पास एक टेबल था और उसी टेबल पर बाइबल का शास्त्र था। उसी बाइबल की तरफ उन्होंने हाथ किया और बताया कि इसी में सारे रहस्य छिपे हुए हैं, इसी में सारे रहस्य छिपे हुए हैं। परमात्मा पर अगर आपका विश्वास है, भगवान पर आपका फेथ है, क्योंकि भगवान की जो शक्ति है वो असीमित शक्ति है, और उसी पर अगर आप फेथ रख के करेंगे तो आप में से कोई भी कर सकता है। मतलब कि उन्होंने यही बताया कि योगिक खेती माना आप योग लगाएंगे, भगवान से प्यार करेंगे, तो ये खेती करने के लिए कोई
बॉन्डेजेस नहीं है कि भाई फलाना कर सकता है फलाना नहीं कर सकता है, ये खेती कोई भी कर सकता है। नेक्स्ट, इसमें बताया गया है कि जैसा कर्म वैसा फल। ये तो हम सभी जानते ही हैं, कर्म और फल का सिद्धांत। लेकिन जब हम देखते हैं कि फसल को जब रसायन खाद दी जाती है और उसकी उपज भी हमें वैसे ही मिलती है, क्योंकि कर्म हमने जहर डालने का किया, तो हमें रिटर्न भी क्या मिला? जहर ही मिला। देखो, ये जहर डालने से कई सारे परिणाम हम देखते हैं। जैसे कि नेक्स्ट करिए, भीष्म पितामह का एग्जाम्पल है हमारे पास, जिन्होंने अच्छी भावना रखते हुए, भावना अच्छी थी उनकी, लेकिन रथ के आगे आया हुआ जो सर्प है, सांप है, उसको देखो, खुद नीचे उतर के, रथ से नीचे उतरा, इतना प्यार से वो आगे 2 पैर 2 कदम चलते गया, और फिर उसी सर्प को बड़े प्यार से पकड़ करके साइड में उसको फेंक दिया। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि वो सर्प कहाँ गिरा हुआ है, और वो कांटों की जाल में फंस गया तो उसी में मर गया। अभी भावनाएं अच्छी है, लेकिन कर्म कैसा रहा? कर्म गलत रहा। तो खेती में भी भावनाएं तो अच्छी होनी ही चाहिए, लेकिन कर्म भी अच्छा होना चाहिए। इसीलिए उसको बानों की शैया पर ही शरीर छोड़ना पड़ा। तो ये रसायन वाली खाद से हम देखते हैं कि समझो फसल के पत्ते पर कोई उसको कीट दिखाई देती है किसान को, तो तुरंत उसके मन में आ जाता है किसी कीट को मारना चाहिए। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं आज देख रहा हूँ इस वनस्पति पर है, कल देख रहा हूँ उस पौधे पर है, तो वो गुस्से हो जाता है। कितनी कीट आ रही है, तो फटाफट कीटनाशक लेकर के वो पेस्टिसाइड सारा क्या करता जाता है? डालता जाता है। और अंदर में यही द्वेष बुद्धि रहती है कि ये कीट मर जानी चाहिए, मर जानी चाहिए, मर जानी चाहिए। तो वो कीट भी जो है वो तड़फती है, तड़फते तड़फते वो मर जाती है। तो उसका नतीजा किसान को क्या मिलेगा? वैसा ही तो मिलेगा ना। तो इसी रसायन खाद के आधार से जो भी खेती चल रही है, इसी से सारे जो घाटे ही घाटे मिल रहे हैं। तो इसीलिए हमें कर्मों के सिद्धांत को भी बुद्धि में रखते हुए किसान को ये भी बुद्धि में बिठाना चाहिए कि व्यवसाय के रूप में आप खेती नहीं करना, लेकिन खेती हमारी माँ है, खेती है तो हम जीवित रहेंगे, ये भी उसको बताना चाहिए। और किसान जो उपज निकालता है वो केवल खुद ही नहीं खाता है, वो फसल जो है, वो अनाज है, फल फूल सब्जियां हैं, वो सारे जगत में स्प्रेड हो जाती है, कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाती है। कई है कि जो इंपोर्ट भी एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो इस प्रकार से किसान एक खेत का किसान नहीं है, लेकिन बेहद सेवा की जिम्मेदारी उसी किसान पर निर्भर करती है। उसके जीवन का महत्व भी हम उसको बताएं। हो सके तो एक वीडियो भी हम अगर दिखा सकते हैं, जो हम दिखाने वाले थे, तो वो वीडियो भी हम दिखाएं कि किसान इस धरा पर नहीं है तो फिर क्या होगी हालत इस धरती की, इस जीव सृष्टि की। तो वो तो हम जानते ही हैं। इसीलिए आज की ये ज़रूरत है शाश्वत योगी खेती। तो हम सभी बहुत भाग्यवान हैं जो आदिकाल सतयुगी दुनिया
वैसे तो बाबा का हर बच्चा सतयुग को बुद्धि में रखता है। बाबा रोज कहते हैं कि बाबा के साथ वर्षे को भी याद करो। वो खेती नहीं है तो क्या होगा, वो वाली वीडियो 1-1.5 मिनट की है वो। हाँ, तो वर्षे को याद करो मना ऐसे तो बाबा के बच्चे वर्षे को तो याद करते हैं, हमें लक्ष्मी नारायण बनना है आदि आदि। लेकिन खेती को याद करना, वहाँ के बगीचे को याद करना, फूलों का हो या फलों का बगीचा हो, तो ये भी हम अपने भी किसानों को बताएं। क्योंकि ये खेती का ट्रेनिंग हम क्यों करवा रहे हैं यहाँ पर, इसका एक कारण ये है कि बाबा के जो बने हुए बच्चे हैं वो अभी तक तैयार नहीं हो रहे ये खेती करने के लिए। इसका ये कारण है कि ये खेती करने के लिए तुरंत ये खेती हमें ज़्यादा फसल नहीं देती है, फ़ायदा नहीं देती है। रासायनिक खेती से सेंद्रिय खेती में और फिर जैविक खेती में 3 साल और 5 साल लगते हैं यौगिक खेती के बराबर आने के लिए। तो 3 साल और 5 साल कौन रुकेगा। वो बहन ने सवेरे बताया ना, मुरली सुना रही थी, इंडियन इंसान के अंदर पेशेंस नहीं है, उनको फटाफट सब चाहिए। तो वो पेशेंस भी हमें उनको देना ज़रूरी है किसानों को। और ये सारा महत्व सुनाएंगे तो वो भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि में भी इतना महत्व नहीं है। बाबा के बच्चे वाले जो किसान हैं उनकी बुद्धि में भी पैसा ही है, भी पैसा आएगा तो हम यज्ञ सेवा कर सकेंगे, परिवार को चला सकेंगे, तो इस प्रकार से है। नेक्स्ट। लेकिन उनको हम ये बताएंगे कि शाश्वत यौगिक खेती के फायदे क्या है और रासायनिक खेती के नुकसान क्या है। तो इसमें बताया गया है कि सबसे पहले वातावरण में सकारात्मक बदलाव आ जाता है। हम खेती में जाते हैं तो इतना प्रसन्न फील होता है, इतनी शांति होती है, वरना वहाँ पर हम रहे और बैठे रहे, कभी खेती में न जाने वाला भी ये अनुभव करता है। धरती माँ के साथ किसान का प्यार भरा संबंध जुड़ जाता है और संबंध जुड़ने के कारण संबंध जहाँ आता है वहाँ कर्तव्य होता है। भाई इस रिश्ते के लिए मेरा क्या कर्तव्य है, तो वो कर्तव्य भी बुद्धि में आने के कारण वो किसान धरती माँ के साथ जुड़ करके कर्तव्य निष्ठ बन करके उसी माँ की सेवा में हाजिर हो जाता है। उसके बाद सहयोगी जीवाणु में बढ़ोतरी हो जाती है। रसायन से जीवाणु मर जाते हैं, लेकिन जहाँ रसायन हमने डालना बंद किया है तो मिट्टी तो ऑलरेडी प्रॉपरली वो बैक्टीरिया से भरी हुई ही है, इसलिए वो ज़मीन उपजाऊ बन जाती है। वो हमारे पास जो किसान हैं, हम गए हैं उन्हों की खेती में, तो हम देखते हैं कि वहाँ की जो मिट्टी है ना, जैसे हम चाय बनाते हैं और उसकी चाय पत्ती होती है छाननी में जो रह जाती है, तो ऐसी मुलायम मिट्टी बन जाती है, बन गई है। और इतनी अच्छी खुशबू है उस मिट्टी को, लगता है कि वो मिट्टी हम खाएं। खुशबू तो लेते ही है लेकिन खाने की भी दिल करती है, वरना इतना वो केचुए हैं या और भी जो बैक्टीरियाज है वो मिट्टी को इतना मुलायम बना देते हैं। और अंदर तक हवा चली जाने के कारण वो फसल को मिल जाती है, उसकी जड़ों को मिल जाती है और उसके कारण वो ज़मीन उपजाऊ बन जाती है और अच्छी फसल देने में सपोर्ट करती है। वो तो बताया मुलायम और खुशबूदार। फिर इसके अंदर वाला जो अन्न है, हमने देखा है कि उसी उपज पर एक प्रकार से शाइनिंग होती है, जैसे ककड़ी है या बैंगन है, तुरई है, बहुत अच्छी दिखने में। भले केमिकल वाला भी शाइनिंग वाला ही होता है, लेकिन फिर भी वो फ़र्क हम देखते हैं कि पता चल जाता है। साथ ही साथ टेस्ट से भी पता चल जाता है कि इसमें केमिकल नहीं है, तो टेस्ट भी बहुत अच्छी होती है और ये टिकता भी बहुत है। हमने ये भी देखा है
कि यौगिक खेती वाला जो चावल है, वो चावल हमने आज सवेरे बनाया दोपहर वाले भोजन के अंदर, और कल शाम तक खाया है उसको, कल शाम तक खाया है, टिकाऊ होता है, टिकता भी है। तो इस प्रकार से, और शरीर की हेल्थ के लिए जो जरूरी सारे घटक है, पोषक तत्व है, वो भी इसी फसल से और अनाज से हमें मिल जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अन्न जैसा अन्न वैसा मन। तो इस हिसाब से हमारा मन भी सात्विक और हेल्दी बन जाता है, मनोबल बढ़ जाता है, और मनोबल बढ़ता है, शरीर हेल्दी बनता है, उपज हमें कुछ साल के बाद जितनी चाहिए उससे ज़्यादा मिलना शुरू हो जाती है। और आजकल तो इसको बहुत मार्केट है, हाँ, बहुत लोग पसंद करते हैं। हमारे पास अशोक भाई है, संदीप भाई है, तो उनके खेती में जो केला बनता है, तो उसी गांव के जो बड़े बड़े लोग हैं वो फ़ोन से मंगाते हैं, फ़ोन से बुक करते हैं कि भाई हमें 4 दर्जन चाहिए, हमें 2 दर्जन चाहिए, तो हमें हमारे लिए रख देना। तो इनको मार्केट जाना भी नहीं पड़ता है, इनके पास आकर के लोग खरीदते हैं, और जितना बोलो मुंह मांगे रेट दे देते हैं। अभी हमारे संदीप भाई गुड़ बनाते हैं, यौगिक खेती वाला, 100 और 100+ रुपीज से 1 kg गुड़ बिक्री हो रहा है, जबकि रसायन वाला 50-55 रुपीज में मिल रहा है। तो इस प्रकार से उसको धन की भी आय होने लगती है, साथ ही साथ उसका मन ठीक होने के कारण, शांत और शक्तिशाली होने के कारण, और प्रसन्न होने के कारण उसके जो शब्द है वो शब्द भी मीठे निकलते हैं। घर वालों के साथ उसका जो व्यवहार है वो भी स्नेह सम्मान वाला बन जाता है, परिवार भी संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेस फ्री हो गया, व्यसन भी नहीं हो सकता है, नशा मुक्त बन जाता है, उसके कारण भी परिवार संतुष्ट हो जाता है, सुसाइड से भी वो बच जाता है, और समाज के अंदर भी स्ट्रेट गर्दन से वो जी सकता है, और समाज के साथ भी उसका अच्छा व्यवहार होने के कारण समाज की भी दुआएं वो कमाता है, एक अच्छी इमेज उसकी बन जाती है, और फिर विश्व लेवल पर तो उसका योगदान हो ही जाता है। तो इस प्रकार से फिजिकल शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्वास्थ्य, पारिवारिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य, और साथ ही साथ वैश्विक स्वास्थ्य भी वो कमाता है। और सबसे बड़ा फायदा कि बाबा की ये जो सेवा है, विश्व कल्याण की सेवा, इसके अंदर सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया योगदान वो पाता है। क्योंकि ऐसे देखो तो किसान की समाज के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, बेचारा मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन उसके आगे वाले जो व्यापारी है, कंपनियां है, उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, उनकी इमेज बन जाती है। लेकिन जो बेस में किसान इतनी मेहनत कर रहा है, तो ऐसा बाबा का बच्चा जो किसान बन जाता है, हम देखते हैं कि वो विश्व की स्टेज पर किसान आ रहे हैं। हमारी मनीषा बहन कहो, बाला साहेब भाई कहो, या यहाँ भी चंद्रेश भाई है, जो भी खेती करने वाले बाबा के बच्चे, प्रहलाद भाई कहो, ये दिल्ली के ज्ञान विज्ञान भवन की स्टेज पर जाकर के भाषण करके आए हैं। हो सकता है क्या ऐसा कोई किसान इतनी बड़ी स्टेज पर, इंटरनेशनल स्टेज पर जाकर भाषण करे? तो ये भी बाबा की उन किसान बच्चों पर बड़ी नज़र रहती है, और उन बच्चों को भी बाबा बाबा जैसे कहते हैं ना, मैंने आपको प्रत्यक्ष किया है, तो किसान बच्चों को भी बाबा प्रत्यक्ष कर रहा है। और बाकी काम हमारा ही बाकी है कि बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो वो लक्ष्य रखते हुए हम सभी बहनें इसी सेवा में जुटी हुई तो है ही, लेकिन जैसे कल भाई जी ने और दीदी जी ने भी बताया कि आप सभी को जहाँ भी ट्रेनिंग का प्रोग्राम मिले, आपको अपनी सेवाओं से फ्री होकर के
उसी सेवा के लिए हाजिर रहना है। और मैं समझती हूँ कि ये बहुत बुद्धिमान है, दीदी भी और भाई जी भी, कि जिन्होंने बहनों को ही पकड़ा हुआ है। क्योंकि हमने देखा कि कोई भी विंग की सेवा होती है, समझो उसी मीटिंग में हमने अपने क्लास के भाई बहनों को भेज दिया, तो मीटिंग में कुछ ऐसी बातें फाइनल करनी होती है तो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। वो कहते कि हमारे दीदी से पूछेंगे फिर आपको बताएंगे, तो उसमें बहुत लेंदी हो जाता है, डिले भी हो जाता है। हो सकता है, चलो हाँ, 1 मिनट में मैं पूरा करती हूँ। डिले भी हो सकता है, लेकिन जब बहनें खुद ही ट्रेनिंग करे, खुद ही मीटिंग करे, प्रोग्राम करे, फाइनल करे, तो उसमें फटाफट बाबा की सेवाएं भी हो जाती है। और बाबा की जो आश है वो पूरा करने के लिए जो हम निमित्त है, मैं यही शुभ भावना रखती हूँ कि हम में से एक एक बहन हमारे से ही, जैसे दीदी ने कल बताया कि ग्राम विकास प्रभाग ही बाबा को प्रत्यक्ष करेगा, तो हम भी यही चाहेंगे कि हम एक एक ऐसा पावरफुल आत्मा बने और इसी प्रभाग को, खेती को और खेती के माध्यम से उसी परम कृषक प्रकृति पति प्यारे बाबा को प्रसिद्ध करे, उसका झंडा विश्व में लहराए। ओम शांति। एक वीडियो हम देखते हैं जिसमें बताया गया है कि किसान अगर नहीं है, खेती नहीं है, तो क्या हो सकता है। ये मराठी है, लेकिन आप समझ जाएंगे। समझ में आया? आया होगा। इसमें ये बताया गया है कि किसानों ने बिक्री करना छोड़ दिया। सब्जी है, फल है, अनाज है, ये सारा बंद कर दिया। और लोग आए हैं लेने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास नहीं है, अभी हम बिक्री नहीं करेंगे। तो इससे क्या हुआ, उन्होंने बताया कि अगर सोना बताया क्या, हाँ, सोना नहीं मिल रहा है तो जेवर नहीं मिलेंगे, है ना। अ, पेट्रोल नहीं मिलेगा तो गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी। लेकिन जब उपज ही नहीं ये खाना ही नहीं मिल रहा है तो क्या किया जाएगा। तो जब किसान रो रहा था तब जग हंस रहा था, और आज किसान हंस रहा है, जग रो रहा है। तो पैसा तो उसने कहा कि मेरे पास 50 करोड़ पैसा है, 1 केजी मेरे को गेहूं दे दो, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। आज पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गेहूं की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से वो बच्चा भी पूछ रहा है अपनी माँ से कि माँ, आज मेरे डब्बे के साथ फल क्यों नहीं दे रही हो आप। तो माँ ने कहा कि अभी फल नहीं मिल रहे हैं बच्चे।
मना इतना इम्पोर्टेंट है किसान भी और किसान की खेती भी। तो वो ये वीडियो आप सभी को दिखा सकते, ये हिंदी में चाहिए एक्चुअली, आपको मिले तो ज़रूर दिखाना, लेकिन जो भी देखेगा ना वो रोएगा ज़रूर। और किसान को अपना महत्व ज़रूर समझ में आएगा कि हमने क्या करना चाहिए और अभी किस खेती की ज़रूरत है। ओम शांति। आप सभी ने बड़े प्यार से प्रथम सेशन सुन लिया, अच्छा रिस्पॉन्स दिया। हमने भी फर्स्ट बारी किया है स्टडी कर करके। पहले तो हमें मनीषा बहन ने ट्रेनिंग कराई, एक दिन की ट्रेनिंग हुई हमारी, लेकिन करावनहार तो बाबा ही है, इतने सबको तैयार कराना है तो बाबा ने ही कराया। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। 1 मिनट हम साइलेंस करते हैं बाबा को थैंक्स करके, फिर हम नाश्ते पर जाते हैं। ओम शांति।